हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मीनिंग एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। और ये जिस चैप्टर का टॉपिक है उस चैप्टर का नाम आपको पता ही है, मनी है। ठीक, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है ये। पहले देखिए, यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है सप्लाई ऑफ मनी का। तो सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है, तो लिखा हुआ है रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये वो स्टॉक ऑफ मनी है उस समय किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कि पब्लिक के पास है। ठीक है ना, किस लिए है? पेमेंट्स के लिए है और स्टोर करने के लिए है। ठीक है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मनी सप्लाई हेल्ड बाय द पब्लिक, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मनी सप्लाई जो पब्लिक के पास है किसी एक कंट्री में। पब्लिक का मतलब हो गया आपका जिसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आते हैं, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि आपका प्राइवेट इंडिविजुअल हो गए, ठीक है ना, बिजनेस हो गई, फर्म्स हो गए और इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें क्या नहीं इंक्लूड नहीं है, इसमें वो इंक्लूड नहीं है जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है। मनी को कौन प्रोड्यूस करता है, या कि जो कंट्री होता है उस कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आपका आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं, इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो फिर तो जो करेंसी जो गवर्नमेंट के पास है कैसे है, ट्रेजरी के फॉर्म में, या ट्रेजरी में जो रखा हुआ है मनी के फॉर्म में सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक के पास, ये इंक्लूड नहीं किया जाता है मनी सप्लाई में। ठीक है, तो मनी सप्लाई का क्या मतलब हो गया? मनी सप्लाई का मतलब हो गया कि मनी जो सर्कुलेशन में है लेकिन जो गवर्नमेंट के पास है ट्रेजरी के फॉर्म में, या सेंट्रल बैंक के पास है या कमर्शियल बैंक के पास है, ये सर्कुलेशन में नहीं होता है, तो इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और जो आपका मनी सप्लाई है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि मान लीजिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बोला गया है डेफिनेशन में, मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा कि कोई एक सर्कुलेशन पीरियड, जैसे कि मान लीजिए 1 दिसंबर 2023। ठीक है ना, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम आपका। अब देखिए जो मनी सप्लाई है आपका, ये मेज़र कैसे होता है? इसको मेज़र करने के लिए चार चीज़ें हैं, चार टूल्स हैं। ठीक है ना, तो जो देखिए मनी सप्लाई होता है इसमें वो फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं जो पब्लिक के पास है। किस फॉर्म में है पब्लिक के पास? कोई बैंक में रखा है, ठीक है ना, कोई डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रखा है, कोई सेविंग डिपॉजिट रखा है, ठीक, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट रखा है, और या फिर कोई पोस्ट ऑफिस में रखा है पैसा अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया में जो मनी सप्लाई को मेज़र करता है वो आरबीआई करता है। तो उसके क्या टूल्स हैं? चार टूल्स हैं इसके। कौन कौन से हैं? पहला आपका M1, M2, फिर है आपका M3 और M4। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ 1, 2 और 3 ही पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, बाकी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना तो आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा देखिए, अब बात करते हैं M1 की। तो चार हो गए आपके, M1, M2, M3, M4। ठीक, तो पहला है आपका M1। M1 क्या होता है? M1 इज इक्वल टू, M1 आप इस तरह से लिखिएगा M1। ठीक, इस तरह से आप लिखिएगा M1 इज इक्वल टू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा C, कैपिटल C, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, तो ये हो जाएगा DD आपका, और फिर प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, तो ये क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, तो ये आपका ये जो है ये फॉर्मूला हो गया और इसका ये एब्रीविएशन हो गया। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा इतना पूरा। ठीक, ये छोड़ दीजिए 2 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है।
तो M1 क्या है आपका, ये जो M1 है इसको हम लोग ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, ठीक। और जो M1 है आपका, ये मोस्ट लिक्विड मनी है, ठीक है ना, मनी सप्लाई का। और इसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये इजीली यूज़ किए जाते हैं एट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक। और जो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक है, इसमें आपका पेपर नोट्स आते हैं और कॉइन्स आते हैं, ठीक है ना, जो पब्लिक के पास होता है। और करेंसी मनी जो है आपका, इसको फिएट मनी भी बोला जाता है, ठीक है ना। फिएट मनी वो मनी होता है जो इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी भी मनी बोलते हैं। फिएट मनी को इमरजेंसी भी मनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखिए जनरली एट द टाइम ऑफ क्राइसिस में इशू किया जाता है, ठीक है ना। तो फिएट मनी क्या हो गया? फिएट मनी इज अ टाइप ऑफ मनी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which is issued by the government of India to be legal tender and accepted for paying debts. It is also known as legal tender money. तो ये वो मनी है जो सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, जो डेप्ट्स होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। इसको लीगल टेंडर मनी भी बोला जाता है, इमरजेंसी भी मनी बोला जाता है, और फिएट मनी तो बोला ही जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका क्या बचा है? अब ये बचा है डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक। बैंक्स मतलब कॉमर्शियल बैंक्स, जो आपके SBI हो गए, PNB हो गए, ये सारे कॉमर्शियल बैंक है, ठीक। तो DD जो होता है आपका, ये वो डिपॉजिट है जो कि इन कैश किया जाता है। कैसे? चेक के द्वारा, चेक इशू करके ये कैश किया जाता है जो अकाउंट होल्डर के पास होता है, ठीक है ना। अकाउंट होल्डर जो है इसको चेक के थ्रू इन कैश करता है। और आपका अगला क्या है? अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। तो इसमें क्या आ गया? जो RBI के पास है अदर डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ दी फॉरेन बैंक्स या गवर्नमेंट्स, ठीक है ना, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक। और जो आपका M1 और M2 है, इसको नैरो मनी ये आपका नैरो मनी सप्लाई है, ठीक है ना, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। और जो आपका M3 और M4 है, ये M3 और M4 जो है, ये आपका क्या है? ये है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्रॉडर मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट है, और ये नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट है, ठीक। हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी, इट इज़ द मनी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इट इज़ द मनी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या ये कंसिस्ट करता है? इसके पास करेंसी एंड कैश रिजर्व होता है बैंक के पास, ठीक है ना। मान लीजिए जो बचा हुआ प्रोड्यूस किया हुआ मनी है, RBI जो करता है वो अपने पास रखता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग M2। तो M2 में आपका क्या आ गया? M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है ना। तो इसमें आपका SD हो गया। तो ये क्या हो गया? M2 इज इक्वल टू M1 प्लस SD। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये हो गया, ठीक है ना। अब सिमिलरली उसी तरह M3 और M4 भी है। तो M3 का क्या है? M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। तो ये आपका TD हो गया। तो इसमें क्या हो गया? M3 इज इक्वल टू M1 प्लस TD। और M4 क्या हो जाएगा आपका? M4 इज इक्वल टू M2 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, TDP। तो इसमें आपका क्या हो गया? M4 इज इक्वल टू M2 प्लस TDP। ये जितने M1 इस तरह से लिखिएगा, M2 भी इसी तरह लिखिएगा, यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, 3 और 4 भी, ठीक, और M4 भी ऐसे ही, ठीक। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो इस तरह से मत लिखिएगा आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
इंस्टाग्राम पर भी आप बता सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये इस लेक्चर का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कई लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि सर आप एक चैप्टर का पूरा एक ही वीडियो क्यों नहीं बना दे रहे हैं। तो देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बनाने के लिए तो मैं बना दूंगा, लेकिन फिर आप लोग जब पढ़ेंगे तो फिर आपको बोर हो जाएंगे, आप मज़ा नहीं आएगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए एक एक टॉपिक का एक पर्टिकुलर वीडियो आता है, ताकि जिसको जो टॉपिक पढ़ना हो, जो इम्पोर्टेंट लगे, वो अपना वो पढ़ ले। जिसको पूरा पढ़ना है वो सारा वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है ही है। तो इस वजह से ये कारण है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।